स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राधा सोलंकी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बिजनेस मैनेजमेंट, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज की इस क्लास में मैं बीकॉम पार्ट 3 बिजनेस मैनेजमेंट पेपर फर्स्ट यानी बीमा के बारे में बात करूँगी। बीमा के इस पेपर को पढ़ने से पहले इसकी इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यानी महत्वपूर्ण शब्दावली को जान लेना अत्यंत आवश्यक है। इस शब्दावली में सबसे पहले मैं बीमा अनुबंध के बारे में आपको बताना चाहूँगी। बीमा अनुबंध, जैसा कि इसको देखने से ही हमें पता लगता है कि ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बीमा और अनुबंध। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, बीमा का अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिस अनुबंध के दो पक्षकार होते हैं, जिसमें एक बीमाकर्ता होता है और एक बीमित होता है। इस अनुबंध में बीमाकर्ता बीमित को भविष्य में घटने वाली किसी घटना से उत्पन्न हानि की क्षतिपूर्ति का वचन देता है या किसी विशिष्ट घटना के घटित होने पर उसे एक निश्चित धनराशि देने का वचन देता है। अर्थात बीमा के अनुबंध में दोनों तरह के बीमा अनुबंध यानी जीवन बीमा अनुबंध और सामान्य बीमे के अनुबंध शामिल हैं। अर्थात बीमा अनुबंध एक ऐसा अनुबंध हुआ जिसके दो पक्षकार होते हैं, जिसमें एक बीमित होता है और दूसरा बीमाकर्ता होता है, और इसमें बीमाकर्ता एक प्रतिफल के बदले में जो उसे बीमित देता है, प्रतिफल यानी बीमा का प्रीमियम, उसके बदले में वह उसे भविष्य में घटित होने वाली किसी निश्चित हानि की पूर्ति करने का या किसी विशिष्ट घटना के घटित होने पर वह उसे एक निश्चित धनराशि देने का वचन देता है। पॉइंट नंबर 2 यानी टर्मिनोलॉजी नंबर 2 है बीमाकर्ता। जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि बीमा अनुबंध के दो पक्षकार होते हैं, एक बीमाकर्ता होता है और दूसरा बीमित होता है। बीमाकर्ता वह है जो बीमित को हानि से बचाने का या विशिष्ट घटना के घटित होने पर उसे एक निश्चित धनराशि देने का वचन देता है। बीमाकर्ता यानी बीमा कंपनी जो इस तरह के बीमे करती हैं। पॉइंट नंबर 3 बीमित या बीमादार, जिसे हम इंश्योर्ड कहते हैं। बीमित यानी बीमा अनुबंध का वह पक्षकार जो बीमा की विषय वस्तु का स्वामी होता है अथवा जिसका बीमा की विषय वस्तु में बीमा योग्य हित होता है। बीमित व्यक्ति कोई भी फर्म या कंपनी के रूप में भी हो सकता है। बीमित वह व्यक्ति होता है जो बीमाकर्ता को यानी बीमा कंपनी को प्रीमियम का भुगतान करता है। पॉइंट नंबर 4 बीमा की विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। जिस जीवन या संपत्ति का बीमा किया जाता है वही बीमा की विषय वस्तु कही जाती है। बीमित उसी विषय वस्तु का बीमा करवा सकता है जिसमें उसका बीमा योग्य हित होता है। अब सवाल ये उठता है कि बीमा योग्य हित हम किसे कहते हैं। बीमा योग्य हित किसी व्यक्ति का किसी वस्तु में उस तरह का हित होता है कि यदि वो वस्तु रहती है, सुरक्षित रहती है, तो उसे लाभ होता है, और यदि वो वस्तु नहीं होती है, उसका नुकसान हो जाता है, वो नष्ट हो जाती है, तो उसे भी नुकसान होता है। इसलिए बीमा की विषय वस्तु व्यक्ति का स्वयं का जीवन हो सकता है, उसके जीवन साथी का जीवन हो सकता है, उसकी स्वयं की संपत्ति हो सकती है, उसका माल हो सकता है, या ऐसी संपत्ति जिसमें उसका वित्तीय हित होता है, उसे बीमा की विषय वस्तु कहा जाता है। बिना बीमा की विषय वस्तु के बीमे के अनुबंध होना संभव नहीं है। पॉइंट नंबर 5 प्रीमियम। बीमा अनुबंध बिना प्रतिफल के व्यर्थ माने जाते हैं, यानी बीमा में यदि बीमित के द्वारा प्रीमियम का भुगतान न किया जाए तो बीमे के अनुबंध नहीं किए जा सकते हैं। अर्थात प्रीमियम बीमा अनुबंध में प्रतिफल कहा जाता है। मतलब प्रीमियम वह प्रतिफल होता है जो बीमित द्वारा बीमाकर्ता को बीमा अनुबंध के बदले में दिया जाता है। पॉइंट नंबर 6 बीमा धन, सम इंश्योर्ड। बीमा के अनुबंध के अनुसार वह राशि जो बीमित द्वारा बीमाकृत घटना के घटित होने पर क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त की जा सकती है उसे हम बीमा धन या बीमाकृत राशि कहते हैं।
बीमाकर्ता का बीमा अनुबंध के अंतर्गत अधिकतम दायित्व इसी राशि के बराबर रहता है। यानी अधिकतम जो क्षतिपूर्ति की जा सकती है या जो निश्चित राशि बीमित को चुकाई जाती है वह बीमा धन तक ही सीमित होती है, उससे अधिक नहीं दी जा सकती है। पॉइंट नंबर 7, अल्प बीमा अंडर इंश्योरेंस। अल्प बीमा, जब किसी संपत्ति का बीमा उसके मूल्य से कम धनराशि के बराबर कराया जाता है तो उसे हम अल्प बीमा कहते हैं। यानी संपत्ति के मूल्य से कम राशि का बीमा करवाना ही अल्प बीमा कहलाता है। इस बीमा की दशा में संपत्ति के मूल्य एवं बीमा धन के अंतर की राशि के लिए स्वयं बीमित ही बीमाकर्ता माना जाता है। अर्थात मान लीजिए कोई संपत्ति 1,00,000 रुपए की है और बीमित उसका 50,000 का ही बीमा करवाता है तो बीमाकर्ता 50,000 रुपए से अधिक की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, अधिबीमा ओवर इंश्योरेंस। ओवर इंश्योरेंस यानी जब किसी संपत्ति का बीमा उससे अधिक मूल्य पर करवाया जाता है तो उसे हम अधिबीमा कहते हैं। संपत्ति के मूल्य से अधिक राशि का बीमा करवाना ही अधिबीमा कहलाता है। अधिबीमा की स्थिति में भी यही होता है कि बीमाकर्ता केवल वास्तविक क्षति की राशि तक ही पूर्ति करने का हक रखता है। यानी यदि कोई व्यक्ति अपनी 5,00,000 रुपए की संपत्ति का बीमा 7,00,000 रुपए तक करवाता है तो भी इस स्थिति में यदि बीमित को 4,00,000 रुपए का नुकसान होता है तो पूर्ति भी 4,00,000 रुपए के बराबर ही की जाती है। बीमित किसी भी दशा में अपनी वास्तविक क्षति से अधिक धनराशि बीमाकर्ता से वसूल नहीं कर सकता है। नेक्स्ट शब्दावली पॉइंट नंबर 9 के रूप में पुनर्बीमा यानी री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस पुनर्बीमा यानी दोबारा बीमा करवाना। पुनर्बीमा एक ऐसा बीमा है जो बीमाकर्ता और बीमित के बीच में नहीं होता है। यह बीमाकर्ता और बीमाकर्ता के बीच का अनुबंध माना जाता है। पुनर्बीमा एक ऐसा बीमा है जिसमें कोई बीमाकर्ता अपनी जोखिम को कम करने के उद्देश्य से किसी दूसरे बीमाकर्ता से अपने बीमाकृत जोखिम का पुनः बीमा यानी दोबारा बीमा फिर से बीमा करवाता है, उसे पुनर्बीमा कहते हैं। जैसे एक्स एक बीमा कंपनी है जिसने 10 करोड़ का एक बीमा किया है लेकिन वह 8 करोड़ तक के रिस्क खुद लेने की स्थिति में है तो ऐसी स्थिति में वह वाई बीमा कंपनी से अपने 2 करोड़ का पुनर्बीमा करवा सकती है। और ये एक ऐसा बीमा है जिसमें बीमाकर्ता का वाई बीमा कंपनी से कोई लेना देना नहीं रहता है। पॉइंट नंबर 10 यानी दोहरा बीमा डबल इंश्योरेंस। डबल इंश्योरेंस ऐसा इंश्योरेंस है यानी दोहरा बीमा ऐसा बीमा है जिसमें एक व्यक्ति अपनी बीमित विषय वस्तु का एक से अधिक बार बीमा करवाता है। अर्थात जब कोई बीमित एक ही विषय वस्तु पर एक से अधिक बीमाकर्ताओं से एक से अधिक बीमा पत्र खरीदता है तो उसे हम दोहरा बीमा कहते हैं। इस प्रकार एक ही विषय वस्तु के लिए एक से ज़्यादा बीमा पत्र खरीदना ही दोहरा बीमा कहलाता है। ऐसा बीमा जीवन बीमा में तो फायदेमंद रहता है लेकिन सामान्य बीमा में यह लाभ देने वाला नहीं कहा जा सकता क्योंकि सामान्य बीमा में जितना नुकसान हुआ है उतनी ही पूर्ति की जा सकती है। लेकिन यदि एक व्यक्ति अपने जीवन पर एक से ज़्यादा बीमा पत्र लेता है तो उन सब बीमा पत्रों का फ़ायदा उस व्यक्ति को खुद के जीवित रहते हुए भी मिल सकता है और यदि वह व्यक्ति खुद जीवित नहीं रहता है तो उसके आश्रितों को भी उसके मृत्यु के पश्चात उसका फ़ायदा मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11 है आपका आवरण पत्र कवर नोट। आवरण पत्र यानी कवर नोट जीवन बीमा को छोड़कर सभी प्रकार के बीमों में बीमा प्रीमियम जमा करवाने के
बाद बीमा एजेंट या अधिकारी बीमित को एक डॉक्यूमेंट या एक प्रपत्र जारी करता है जिसे हम आवरण पत्र या संरक्षण नोट या अस्थायी बीमा पत्र कहते हैं। इस आवरण पत्र का महत्व तब तक रहता है जब तक उसे मूल बीमा पत्र यानी ओरिजिनल पॉलिसी इशू नहीं कर दी जाती है, इसलिए इसे हम अस्थायी बीमा पत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बीमा पत्र यानी इंश्योरेंस पॉलिसी। बीमा पत्र वह लिखित प्रलेख है जिसके द्वारा बीमाकर्ता एवं बीमित के बीच एक अनुबंध का निर्माण हो जाता है। इस पर सामान्य अनुबंधों की भांति दोनों पक्षकारों के हस्ताक्षर नहीं होते, लेकिन बीमाकर्ता के हस्ताक्षर जरूर होते हैं। इस प्रकार बीमा पत्र एक लिखित प्रलेख होता है जिसमें बीमा अनुबंध की सभी शर्तों का उल्लेख होता है। उसमें उन सभी परिस्थितियों का उल्लेख भी होता है जिसमें बीमाकर्ता बीमित की क्षति की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी रहता है। उनमें उन सभी शर्तों के बारे में लिखा हुआ होता है जिन शर्तों को आपको मानना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 13, कालातीत बीमा पत्र लैप्स्ड पॉलिसी। लैप्स्ड पॉलिसी यानी जब कोई बीमित व्यक्ति बीमा पत्र की शर्तों के अनुरूप देय बीमा प्रीमियम का भुगतान उचित समय में या देय तिथि तक नहीं करता है तो उस बीमा पत्र के अधीन बीमित को सभी लाभ प्राप्त होने बंद हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में वह बीमा पत्र लैप्स्ड पॉलिसी यानी कालातीत बीमा पत्र के नाम से जाना जाता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कालातीत बीमा पत्र ऐसा बीमा पत्र है जिसकी देय प्रीमियम का भुगतान उचित तिथि तक नहीं होने के कारण बीमित को उसके अधीन प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित कर दिया जाता है। लास्ट पॉइंट नंबर 14, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसे हम शॉर्ट में IRDA भी कहते हैं, भारत में बीमा व्यवसाय का नियमन और नियंत्रण करने के लिए बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है और इसकी स्थापना 1999 यानी 1999 में की गई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य बीमा व्यवसाय का नियमन करना, उसका विकास और विस्तार करना रहा है। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDA एक कृत्रिम व्यक्ति मानी जाती है। इसे हम बॉडी कॉरपोरेट कहते हैं, जिसका अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व माना गया है, जिसकी अपनी एक सार्वमुद्रा होती है और इसका जो हेडक्वार्टर है वह मुंबई में है और इसका मुख्य उद्देश्य बीमा की गतिविधियों को नियंत्रित करना रहता है। तो ये 14 वर्ड्स थे जो ऐसे हैं, जब तक हम इस पेपर की स्टडी करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, ये शब्द बार बार हमारे सामने आते रहेंगे। मैं एक बार फिर से इन शब्दों को रिपीट करती हूँ। बीमा अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, नंबर 2 बीमाकर्ता इंश्योरर, नंबर 3 बीमित या बीमाकर्ता इंश्योर्ड, नंबर 4 बीमा की विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस, नंबर 5 प्रीमियम, नंबर 6 बीमा धन सम एश्योर्ड या सम इंश्योर्ड, नंबर 7 अल्प बीमा अंडर इंश्योरेंस, नंबर 8 अधि बीमा ओवर इंश्योरेंस, नंबर 9 रे इंश्योरेंस यानी पुनर्बीमा, नंबर 10 दोहरा बीमा यानी डबल इंश्योरेंस, नंबर 11 आवरण पत्र यानी कवर नोट, नंबर 12 बीमा पत्र इंश्योरेंस पॉलिसी, नंबर 13 कालातीत बीमा पत्र लैप्स्ड पॉलिसी और लास्ट वन इज बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA। Thank you.